हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। मेरा नाम है आकांक्ष आत्रे और आज हम अपना क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया जो है आपका, उसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। हम इस वीडियो में इस चैप्टर की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपका जो एनसीएम है उसको पढ़ेंगे। इससे पहले भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पर आपकी 2 वीडियोस बन चुकी, हाँ 2 वीडियोस। इसमें भी हम इसके थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे जो कि आपके बुक का ही टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं, आप तैयार हो जाइए। हाँ तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं जो आज का हमारा है रेबेलियन इन द कंट्री साइड। इससे तो मतलब आप समझ ही गए होंगे कि रेबेलियन का क्या मतलब है। यानी कि अब हम जो हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो अब शहरी क्षेत्र से चलकर ग्रामीण क्षेत्र में आ गया है। अब हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ये ग्रामीण क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ा, वहाँ पर लोगों ने कैसे अपना विद्रोह दिखाया, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले भी इस टॉपिक पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो कि आपका है एनसीएम, इस पर हम 2 वीडियोस बना चुके हैं जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था। 2 वीडियोस मतलब कि सबसे पहले जो वीडियो थी वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपका जो वाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है एनसीईआरटी के बाद रोल अटैक तो जलियांवाला बाग के बाद, वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था, वो वीडियो है। और इससे पहले की जो थी आपकी मूवमेंट इन टाउन्स की, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने शहरी क्षेत्र में अपने कैसे पाँव आगे बढ़ाए, उन सभी के बारे में पढ़ा था। जहाँ पर स्टूडेंट्स ने, लॉयर्स ने और जो हेड मास्टर थे, टीचर्स थे, उन सभी ने रिजाइन कर दिया था, कुछ ने स्कूल छोड़ दिया था। उन्होंने एक तरह से बाइकआउट करना शुरू कर दिया था ब्रिटिशर्स का। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लिकर शॉप्स पिकेटेड हुई। पिकेटेड का मतलब आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था, आप नहीं भूलेंगे। तकरीबन फिर 1 साल के बाद ही 1921 और 1922 के बीच में जो फॉरेन क्लॉथ थे उनका इंपोर्ट आया था वो आधा होकर रह गया था, 102 करोड़ से 57 करोड़ पर आ गया था। बाद में कुछ तकलीफें हुई क्योंकि जो गरीब लोग थे वो शायद कुछ ज़्यादा दिनों तक बाइकआउट नहीं कर पाए, जिस वजह से हमें वापस से अपने काम पर आना पड़ा। ये सब चीज़ें पिछली वीडियो में डिस्कस की थी। तो एक आप हमने रिवीजन तो कर लिया है, बस आप थोड़ी सी एनसीईआरटी बुक अपने पास एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए और साथ में एक पेंसिल ले लीजिए। जहाँ पर भी कोई इंपॉर्टेंट लाइन आएगी ना पॉइंट, वो आप लिखते चलना है। और साथ मैंने इस टॉपिक के नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जैसा कि आप मेरे वीडियो का फॉर्मेट जानते ही हो। तो चलिए अपना ग्रामीण क्षेत्र में चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आगे कैसे बढ़ा। तो आप रेडी हो ना, तो चलिए देखते हैं रेबेलियन इन द कंट्री साइड। ग्रामीण क्षेत्र में कैसे उन लोगों ने अपना विद्रोह एक तरह से ब्रिटिश के खिलाफ दिखाया। फ्रॉम द सिटीज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू कंट्री साइड। जैसे कि मैंने आपको बताया शहर से अब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ग्रामीण क्षेत्र की ओर बढ़ गया था। इट ड्रू इनटू इट्स फोल्ड द स्ट्रगल्स ऑफ पीजेंट एंड ट्राइबल्स। आगे क्या है, विच वर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया इन द ईयर्स आफ्टर द वार। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि युद्ध के बाद जो किसान लोग थे अलग अलग क्षेत्रों से, वो भी इस स्ट्रगल में, अपने संघर्ष में, यानी कि इसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो आंदोलन था उसमें अपना सहयोग दे रहे थे और कुछ धीरे धीरे आकर इसमें जुड़ने लगे थे। इन अवध युद्ध के दौरान मतलब ये कौन से युद्ध की बात की गई है, फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात की गई है आपके यहाँ पर, समझ में आया ना। हाँ तो चलिए आगे देखते हैं। इन अवध peasants were led by Baba Ramchandra, a sannyasi who had earlier been to Fiji as an indentured labor। इसका मतलब समझिए आप, इसका मतलब है कि अवध में peasants were led by Baba Ramchandra, जो किसान थे उनका नेतृत्व कौन कर रहे थे, उनका नेतृत्व कर रहे थे बाबा रामचंद्र, यानी एक तरह से उनके वहाँ पर ये लीडर थे अवध में। ए सन्यासी, ये है एक सन्यासी थे, who had earlier been to Fiji as an indentured labor। इसका क्या मतलब है, यह है एक सन्यासी के तौर पर पहले फिजी में इन्होंने एक तरह से इंडेंचर्ड लेबर के तौर पर काम किया है। फिजी एक जगह का नाम है। इंडेंचर्ड लेबर मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई जो श्रमिक होते हैं वो ठेके पर काम करते हैं कुछ कुछ जगह पर, यानी पट्टेदारी पर, आप ऐसे भी समझ सकते हो। आपने इस नाम का तो कभी सुना ही होगा, ये नाम इंडेंचर्ड लेबर, ठेके पर काम करना मजदूरों को। तो ये फिजी में इन्होंने वहाँ पर ऐसे इस तौर पर काम भी किया हुआ है। एक सन्यासी थे और अवध में जो किसानों का नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, बाबा रामचंद्र। इनके बारे में ये 2 लाइन यहाँ पर है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए और साथ में अपने नोट्स में लिख भी लीजिए। द मूवमेंट हेयर वाज अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट्स एक्सोर्बिटेंटली हाई रेंट्स एंड अ वैरायटी ऑफ अदर सीसीज। अब इसका क्या मतलब है, आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे तालुकदार एक तरह से ये बड़े जमींदार होते थे, एरिस्टोक्रेट्स होते थे, यानी उस समय के जो कुलीनवाड़ी पूरे यूरोप में प्रभुत्वशाली ग्रुप था। जैसे कि हमने पहले भी अपने जो पहला चैप्टर था हमारा यूरोप में, राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप में पढ़ा हुआ है। और लैंड रोड्स भी वही ठेकेदार थे, जमींदार लोग, यानी एक हाई स्टैंडर्ड
कैटेगरी के लोग थे हु डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट्स एक्सोबिटेंटली हाई रेंट्स एंड अ वैरायटी ऑफ अदर सेसेस। इस ये कहना चाह रहा है कि ये लोग वो लोग होते थे जो कि किसानों से एक भारी भरकम लगान वसूलते थे एंड वैरायटी ऑफ अदर सेसेस, और कुछ तरह तरह के और भी कर थे, टैक्सेस थे जो कि ये लोग उनसे वसूलते थे किसानों से। पीजेंट्स हैड टू डू बेगार एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म्स विदाउट एनी पेमेंट। ये बेगार का मतलब बेकार नहीं, बेगार का मतलब यहाँ पर आपकी किताब में दिया हुआ है। बेगार मतलब एक तरह से समझ सकते हो कि जो किसान लोग हैं उनसे काम तो करा लिया जाता था, लेकिन उनको काम करने की जो भी इनको जितना भी वे काम करते थे उसका उनको पेमेंट नहीं दिया जाता था। यहाँ पर आपके बुक में साइड में दिया हुआ भी है बेगार लेबर दैट विलेजेस वर फोर्स्ड टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट। लेबर यानी जो श्रमिक किसान लोग होते हैं उनको गांव वाले एक तरह से फोर्स करते हैं काम करने के लिए विदाउट एनी पेमेंट, यानी इनको इनके काम की मेहनत का इनको जो एक तरह से आप कह सकते हो राशि नहीं मिलती थी, जो भी इनको जीवन चलाने के लिए उपयोग होती थी। बेकार का मतलब समझे आप। एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म्स विदाउट एनी पेमेंट, सेम उस तरीके से इनको जो ठेकेदार होते थे यानी बड़े बड़े जमींदार होते थे, जागीरदार लोग होते थे, उनकी फार्म्स पर भी इनको काम करना पड़ता था, लेकिन इनको वहाँ पर भी कोई पेमेंट नहीं दिया जाता था इनके काम का। एज टेनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, और एक तरह से जैसे किसान लोग काम करते थे बिना पेमेंट के, इनकी कोई एक तरह से सिक्योरिटी भी नहीं थी, यानी कोई गारंटी भी नहीं थी कब तक एक इनकी कितनी अवधि है, यानी कितने देर तक वहाँ पर एक तरह से लेबर के तौर पर लगे रहेंगे, यानी इनको जब चाहे वहाँ पर से निकाला जा सकता था, इनको कोई फिक्स्ड काम नहीं दिया जाता था कुछ भी। बीइंग रेगुलरली एवेक्टेड सो दैट दे कुड एक्वायर नो राइट ओवर द लिस्ट लैंड। अब इसका क्या मतलब है, बार बार हटा दिया इनको, ऐसे समझकर कि बार बार इनको हटा दिया जाता था। क्यों? इनको मतलब एक लंबे समय की अवधि नहीं दी जाती थी काम के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ठेकेदार लोग थे वे जहाँ समझ ऐसा सोचते थे या समझते थे कि अगर इनको एक लंबे समय तक कहीं पर भी काम करने के लिए छोड़ दिया गया तो ये कहीं पर अपना प्रभुत्व या फिर अपना राइट अधिकार ना जमा ले उस जमीनी क्षेत्र पर, इसलिए उनको बार बार इस सोच के कारण बार बार वहाँ से हटा दिया जाता था। खेती करने के लिए जो भी ये काम करते थे उन सभी चीज़ों से इनको हटा दिया जाता था। द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। इसका मतलब है कि जो किसान थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने आंदोलन शुरू किए, फिर उन्होंने जो इनसे लगान वसूले जाते थे इन्होंने मांग की कि हमारा लगान माफ़ किया जाए। एबोलिशन ऑफ बेगार, और जो बेगार एक तरह से प्रथा चल रही है वहाँ पर कि इनको काम भी नहीं दिया जाता, जबरदस्ती इनसे काम करा लिया जाता लेकिन बिना पेमेंट के, इसका एबोलिशन इसको ख़त्म किया जाए। एंड सोशल बाइकआउट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स है यानी कि अत्याचारी ठेकेदार जमींदार लोग हैं, जागीरदार लोग हैं, इनका सामाजिक बहिष्कार हो, ये इन्होंने मांग रखी। इन मैनी प्लेसेस, देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसको अच्छे से समझेंगे। इन मैनी प्लेसेस नाई धोबी बंस वर ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत्स टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विसेज ऑफ इवन बार्बर्स एंड वॉशरमैन। नाई धोबी बंस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जो नाई होते हैं ना, नाई, हाँ बाल काटने वाले नाई, आपके बाल इतने बड़े हैं मम्मी के कहने पर भी आप नहीं कटवाने जाती, पता है मुझे, तो सेम इस तरीके से नाई है यहाँ पर, नाई वही वाला नाई जो आप सोच रहे हो, ठीक है। धोबी यानी जो कपड़े धोते हैं, बंस यानी एक तरह से मूवमेंट चलाए गए जिनका उन्होंने नाम दिया नाई धोबी बंस। बंद मतलब बंद ही है, वो हिंदी वाला हमारा बंद, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ आपके यहाँ आपके लिए, ये बंद। तो नाई और धोबियों ने अपना काम बंद कर दिया था, एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हो। किसके लिए? इन जो जमींदार लोग थे, जागीरदार लोग थे, इनके ना ये बाल काटते थे ना इनके धोबी के लिए कोई काम करने आता था। वर ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत, एक तरह से नाई धोबी बंस एक तरह से मूवमेंट चलाया गया पंचायत के द्वारा गांवों की, टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विसेज ऑफ इवन बार्बर्स एंड वॉशरमैन। किस लिए? ताकि जो लैंडलॉर्ड्स है, जागीरदार लोग हैं, ये इन सभी नाई या फिर वॉशरमैन धोबियों की सेवाओं से वंचित कर दिए जाए, यानी इनको एक तरह से ये सेवाएं देनी इन लोगों ने बंद कर दी थी। पंचायत ने नाई धोबी बंद एक मूवमेंट का फैसला वहां पर लिया। इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू बिगन गोइंग अराउंड विलेजेस इन अवध। 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने शुरुआत की इन अवध में इन लोगों से मिलने जुलने की, टॉकिंग टू विलेजर्स से बात करने की, एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवियंसेस, और उनकी व्यथा सुनने की, यानी उनकी हालत समझने और सुनने की उन्होंने कोशिश की, और वो इनके पास इनके गांव में जाने लगे 1920 जून में जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे। बाय अक्टूबर द अवध किसान सभा, ये अवध है यहाँ पर, जो आपकी अगर नई बुक आपकी प्रिंटिंग होकर आई होगी, नया एडिशन आया होगा, उसमें लिखा होगा अवध, ये एक तरह से मिस प्रिंटिंग है, और लिखा हुआ है यहाँ पर
आप इसको यहाँ पर OUDH की जगह अवध कर लीजिए, ठीक है ना। तो अवध किसान सभा, एक तरह से ये चीज़ समझ गए ना आप बुक में ये कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अवध कर लीजिए, OUDH लिखा हुआ है, वो ओद अवध दिया है ऐसे नाम से, ये कोई मिसप्रिंटिंग नहीं है यहाँ पर। ये दरअसल होता है ना कि हम थोड़ा इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं यानी लेटर्स होते हैं, स्पेलिंग्स होती है, इनको चेंज करते रहते हैं। तो सेम उस तरीके से ये भी कुछ पुराने तरीके से अवध लिखा हुआ है, जैसे कलकत्ता फिर कोलकाता हो गया, सेम उस तरीके से। तो कहाँ थे हम, हाँ, बाय अक्टूबर द अवध किसान सभा वाज सेटअप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। तो जून में, तो 1920 में थोड़ा लिंक करके पढ़ना, ठीक है। 1920 में जून में क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू लोगों के पास जाकर, इनके गाँव में जाकर इनसे की व्यथा जानने की कोशिश की। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने अवध किसान सभा का निर्माण किया। कब, अक्टूबर में। ये अक्टूबर भी 1920 ही है, यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। अब क्या होता है, बाबा रामचंद्र एंड ए फ्यू अदर मेंबर्स। उस सभा में एक तरह से कौन मेन लीडर से जवाहरलाल नेहरू थे, बाबा रामचंद्र जी थे। कौन, वही जो हमने ऊपर देखे थे अभी, बाबा रामचंद्र जी, जो कि क्या कर रहे थे, किसानों को लीडरशिप कर रहे थे, उस समय के नेतृत्व कर रहे थे अवध में। तो उन्होंने इनके सहयोग से और खुद नेहरू जी जो थे, उन्होंने अपना ये संगठन बनाया, उसमें कुछ और लीडर्स भी थे। अब आगे क्या होता है, रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स, कुछ और लीडर्स भी होंगे उसमें। विद इन अ मंथ ओवर 300 ब्रांचेस हैड बीन सेट अप इन द विलेजेस एंड अराउंड द रीजन। एक महीने के अंदर अंदर ही तकरीबन 300 ब्रांचेस इन लोगों ने अपनी निर्माण कर लिया वहाँ पर अवध किसान सभा का, जो अलग अलग राज्यों में फैल गई, और अराउंड द रीजन यानी अपने नज़दीकी क्षेत्र में 300 ब्रांचेस इन्होंने फैला दी एक तरह से अवध किसान सभा को लेकर। So when the non-cooperation movement began the following year, the effort of Congress was to integrate the Awadh peace and struggle into the wider struggle. इसका मतलब समझिए, इसका मतलब है कि so when the non-cooperation movement began the following year, मतलब कि जब non-cooperation movement शुरुआत हो रही थी, इसी साल के दौरान चल रहा था, the effort of the Congress was to integrate the Awadh peasants। तो जो कांग्रेस था, जो कांग्रेस के पार्टी थी, उनका क्या मेन उद्देश्य था, यानी क्या वे एफर्ट कर रहे थे टू इंटीग्रेट द अवध पीसेंट। उनका मेन उद्देश्य यह था कि वे अवध के किसानों को इंटीग्रेट करें, यानी उनको एकजुटता में बांधकर, यानी अपने साथ मिला ले, सभी को एक साथ खड़े कर दे, स्ट्रगल संघर्ष में, इनटू द वाइडर स्ट्रगल, एक छोटे से संघर्ष को जोड़कर एक बड़ा संघर्ष निर्माण कर दे, किसके जरिए, अवध के किसानों के जरिए। उनका ऐसा उस समय विचार था। द पीसेंट मूवमेंट हाउएवर डेवलप्ड इन्फॉर्म्स दैट द कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विद। लेकिन देखिए अब क्या होता है, जो पीजेंट का मूवमेंट था, किसानों का जो आंदोलन था, हाउएवर डेवलप्ड इन फॉर्म, जिस तरह से ये बढ़ रहा था आगे, यानी ब्रांचेस फैला रहा था, दैट द कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विद। जब कांग्रेस के ही लोग थे, एक तरह से लीडर्स थे कुछ, वो इससे खुश नहीं थे। हाँ, खुश नहीं थे, आपने सही सुना। एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921, द हाउस ऑफ तलुकदार्स एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड। खुश हो या ना हो, उनसे सब हटकर ये लोग क्या कर रहे थे, ये अपना काम कर रहे थे ना। तो क्या करते हैं, अब 1921 में हाउसेज ऑफ तलुकदार्स एंड मर्चेंट्स वर अटैक। मर्चेंट्स कौन, व्यापारी, और तलुकदार एक तरह से जागीरदार लोग, ठेकेदार लोग, अटैक्ड, उनके घरों पर कब्जा कर लिया गया। बाजार्स वर लूटेड, जो बाजार थे उनमें लूटपाट शुरू कर दी गई। एंड ग्रेन होर्ड्स वर टेकन ओवर, जो एक तरह से खाद्य पदार्थों के गोदाम होते थे, खनिज पदार्थों के गोदाम होते थे, उन सभी को एक तरह से इन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। इन मैनी प्लेसेस लोकल लीडर्स टोल्ड पीजेंट्स दैट गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड दैट नो टैक्सेस वर टू बी पेड एंड लैंड वाज टू बी रिडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर। ऐसा ही इसलिए कह रहे थे क्योंकि इन्हें लग रहा था, गांधी जी ने कहा, इन्हें ये उस समय कुछ पता लगा कि गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि हम में से कोई भी टैक्स नहीं भरेगा, वन टू बी पेड एंड लैंड वाज टू बी रिड्यूस्ड अमंग द पुअर पीपल। और जो जमीन है, हमारी ज़मीन है, वो हमारे गरीब लोगों में वापस दोबारा से बांट दी जाएगी। उस समय गांधी जी ने ये डिक्लेयर किया। द नेम ऑफ महात्मा वाज बीइंग इन्वोक्ड टू सैंक्शन ऑल एंड एस्पिरेशन। एक तरह से उस समय महात्मा जी की सांत्वना देखकर तो जो वहाँ के लोग थे जो कार्रवाई कर रहे थे, उन्हें अपनी जो उनकी आकांक्षाएं थी, उन्हें लग रहा था कि वो कभी पूरी हो जाएंगी, क्योंकि उनका लीडर कौन था, उनका था महात्मा गांधी जी, हमारे उनका नेतृत्व कर रहे थे। तो उनके भरोसे ही ये लोग ऐसा सोच रहे थे कि हमारा जीवन वापस से सुधार आएगा। अब लेकिन आगे क्या होता है, अब ये यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आएगा। ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे। अब क्या होता है, जो ट्राइबल पीजेंट्स थे, यानी कि जो आदिवासी किसान थे, इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे। इसका मतलब है
कि जो क्या नाम आपके आदिवासी किसान थे, उन्होंने जो महात्मा गांधी जी का मैसेज था स्वराज का, उसको एक अलग तरीके से समझा, यानी विपरीत तरीके से समझा। और अगर आप जानते ही हो, अगर किसी चीज़ का मतलब कुछ हो रहा है, आप लिख कुछ हो रहा है, तो आपको क्या मिलेगा एग्जाम में? बहुत अच्छा सा 0। तो सेम उसी तरीके से महात्मा गांधी जी करना कुछ और चाह रहे थे, लेकिन इन लोगों ने वहाँ पर कुछ और समझा, और उसका परिणाम क्या हुआ वो उस पूरा पेरे में है। इन द गोडैम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, एपी का आंध्र प्रदेश का जो गोडाम हिल्स है, फॉर इंस्टांस अ मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट स्पीरेड इन द अर्ली 1920। एक गोदाम हिल्स में आंध्र प्रदेश की एक समय था कि एक मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट, वहाँ पर एक गुस्से वाला एक मूवमेंट चलाया गया, गोरिल्ला मूवमेंट, नाम से ही बड़ा भयानक सा नाम है गोरिल्ला, जो अपने आप में गुस्सा व्यक्त करता है। स्प्रेड इन अर्ली 1920, जो कि वहाँ के 1900 शुरुआत के 1920 के दौरान वहाँ पर चला। नॉट ए फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट द कांग्रेस कुड अप्रूव, ये एक ऐसा स्ट्रगल नहीं था कि जो कांग्रेस अप्रूव कर रही थी, यानी कांग्रेस की इस स्ट्रगल को, यानी संघर्ष को, जो मूवमेंट चलाया गया था गोरिल्ला मूवमेंट, इस पर उनकी सहमति नहीं थी, किनकी? कांग्रेस की। Here, as in order of in the other forest regions, the colonial government had closed large forest areas, preventing people from entering the forest to graze their cattle. इसका मतलब है कि कहते हैं हम, हाँ, ये कुछ अदर क्षेत्रों में जो जंगलों से लगे रीजन्स थे, द कॉलोनियल गवर्नमेंट, जो वहाँ की स्थायी सरकार थी, हैड क्लोज लार्ज फॉरेस्ट एरियाज, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो वहाँ के जंगली क्षेत्र था उस सभी को क्लोज कर दिया, यानी उस पर पाबंदी लगा दी गई, उसको बंद कर दिया गया। प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट, और जो वहाँ के लोग थे, रीजन आसपास के लोग थे, उन सभी को फॉरेस्ट मारने से मना कर दिया गया। टू गेज देयर कैटल, उनके अपने जीवन शैली को चलाने के लिए भी उनको मना कर दिया गया, क्योंकि जो आदिवासी लोग होते हैं वो तो टोटल पूरी तरह से जंगलों पर निर्भर होते हैं, क्योंकि वहाँ से वो लकड़ियाँ लाते हैं, फ्यूल लाते हैं, अपना खान पान फ्रूट्स वगैरह लाते हैं, और टू कलेक्ट फ्यूल वुड एंड फ्रूट्स, वही बात यहाँ पर लिखी गई है। तो उन सभी को एक तरह से वहाँ पर आने से बंद कर दिया, यानी उनकी जो जीवन शैली थी उसको उन्होंने चलने से आगे रोक दिया। अब उसका परिणाम क्या हुआ? दिस एंग्रेज्ड द हिल पीपल, होना ही था। इस कदम ने जो हिल पीपल लोग थे, यानी पहाड़ी क्षेत्र के लोग थे, उनमें गुस्से की भावना उजागर कर दी, यानी वो लोग इससे नाराज हो गए, गुस्सा आ गया उन लोगों को, जैसे कि आपको बहुत जल्दी आता है। नॉट ओनली वर देयर लिवलीहुड्स अफेक्टेड, बट दे फेल्ट दैट देयर ट्रेडिशनल राइट्स वर बीइंग डिनाइड। ना केवल उनकी जो लिवलीहुड्स थी वो अफेक्ट हुई, यानी उनकी जीवन शैली पर प्रभाव पड़ा, लेकिन बट दे फेल्ट दैट देयर ट्रेडिशनल राइट्स वर बीइंग डिनाइड, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि जिनके पारंपरिक अधिकार हैं एक तरह से उनका भी इन्होंने, समझ सकते हो आप, क्या आप छीन लिया, यानी उनसे डिनाइड, यानी उनके जो पारंपरिक अधिकार थे उनको उन्होंने छीन लिया, उनका ऐसा मानना था। अब वो when the government began forcing them to contribute bigger for road building, the hill people revolted, होना ही था। एक तो उन विचारों से क्या नाम, उनके जीवन शैली का जो भी आधार था वो इनसे छीन लिया गया। फिर बाद में उनको जबरदस्ती कहा कि बेकार के तौर पर उनको काम करना है रोड बिल्डिंग में, यानी उनको काम भी करना है, उसके वो पैसे भी नहीं देने वाले, भाग जाओ। तो सेम उस तरीके से उन्हें रोड बिल्डिंग में काम के लिए लेना था, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया, जो कि करना भी चाहिए। द पर्सन हु केम टू लीड देम वाज एन इंटरेस्टिंग फिगर। हाँ, अब आपका अल्लूरी सीतारमण राजू यहाँ पर आ गए हैं। अब जो उनका नेतृत्व कर रहे थे वो एक इंटरेस्टिंग फिगर है। अब देखते हैं, इंटरेस्टिंग से आपको मजा आने लगा होगा कि ये एक अजीब से कैरेक्टर होने वाले हैं, तो चलिए इनको देखते हैं। अल्लूरी सीतारमण राजू claimed that he had a variety of special powers। इंटरेस्टिंग फिगर ने अपनी शुरुआत कर दी यहाँ पर। जो अल्लूरी सीतारमण राजू थे वो क्या करते थे, उन्होंने क्लेम किया कि दैट ही हैड ए वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर्स। उन्होंने ऐसा दावा कर दिया कि उनके पास अलग अलग प्रकार की कुछ विशेष ताकतें हैं, है ना इंटरेस्टिंग फिगर, मैंने कहा था आपको। ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन एंड हील पीपल। देखिए कितने महान पुरुष है। इन्होंने दावा किया कि ये मेक एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन, यानी ये भविष्यवाणी कर सकते हैं एक तरीके से, और एंड हील पीपल, और वो लोगों को ठीक भी कर सकते हैं अपने हाथों से, चमत्कार से। एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट्स। अपने आप को तो ये शक्तिमान समझते थे, और इन्होंने ऐसा ये मानते थे कि इन्हें ये गोलियों से भी नहीं मर सकते, अगर इन पर कोई गोलियां भी चलाएंगे उसको भी ये झेल जाएंगे। ये ऐसे इंटरेस्टिंग फिगर थी, आप समझिए। अब कुछ और आए ना है एग्जाम में, ये 3 लाइन आपको लिख देनी है, एग्जामिनर खुश हो जाएंगे। अरे ये तो नहीं भूलोगे ना आप यार। अपन सबसे पहले याद रखो कि ये शक्तिमान थे। अल्लूरी सीतारमण अपने आप को शक्तिमान समझते थे। अगर इन पर गोलियां, शक्तिमान शायद आप नहीं जानते हो, शक्तिमान एक बहुत पुराना, हम लोगों के समय पर नाटक आता था। आप तो छोटा भीम और डोरेमोन में घुसे रहते हो, उन्हीं को देखते रहते हो।
उससे पहले शक्तिमान आया था। तो जो अलूरी सीतारमन है, जो शक्तिमान को भी गोलियों से कुछ फर्क नहीं पड़ता था, तो सेम उस तरीके से ये भी अपने आप को शक्तिमान समझते थे। ये कह रहे थे कि मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ बिल्कुल सटीक, एंड हिल पीपल, लोगों को स्वस्थ भी बना सकता हूँ चमत्कार से। कैप्टिवेटेड बाय राजू, ये तो थे इनके इंटरेस्टिंग फिगर के बारे में दो चार कुछ बखान लाइनें। अब होता क्या है, कैप्टिवेटेड बाय राजू द रेबेल्स प्रोक्लेम दैट ही वाज एन एनक्रिएशन ऑफ गॉड। इन्हीं की बात को सुनकर और मानकर जो रेबल्स, जो वहाँ के अत्याचारी लोग थे यानी रेबल लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने घोषित कर दिया कि ही वाज एन इनक्रेमेशन ऑफ गॉड। अरे वाह, ये अलूरी सीतारमन राजू को अपने आप तो शक्तिमान समझते ही थे, लेकिन जो वहाँ के कब्जाए हुए लोग थे इनको मना कर रहे थे आने से, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलूरी सीतारमन राजू को भगवान का ही अवतार बोल दिया। समझ सकते हो ना आप कितनी बुद्धि वाली बात हुई। राजू टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, सेड ही वाज इंस्पायर्ड बाय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। चलो उन्होंने जो खुद दो चार यहाँ पर ठीक बातें भी की है, फटाफट से देख लेते हैं। राजू टॉक्ड द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी जी। राजू जो थे अलूरी सीतारमन राजू, ये जो महात्मा गांधी की महानता है उनका बखान तो करते ही रहते थे और जानते भी थे। सेड ही वाज इंस्पायर्ड बाय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और कहते थे कि मैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो कि गांधी जी द्वारा चलाया गया उससे काफ़ी प्रेरणावत हूँ। एंड परसुएडेड पीपल टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग बट, और उन्होंने लोगों को रिक्वेस्ट किया खादी पहनने के लिए। हमने से प्रीवियस वीडियो में देखा था कि खादी जो कपड़ा है उसको गांधी जी ने कहा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान कि उसको अपनाना चाहिए, और जो फॉरेन क्लोथ है उसका बायकॉट होना चाहिए। तो उसी को ये कह रहे थे, उसी आगे बढ़ा रहे थे कि खादी पहनो एंड गिव अप ड्रिंकिंग, और पीना बंद करो। शायद वो अब तक तो बंद हुआ नहीं जो ड्रिंकिंग है। बट एट द सेम टाइम ही असर्टेड दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स। अब यहाँ पर पॉइंट नोट करने के लिए है, गांधी जी और अलूरी सीतारमन राजू में क्या डिफरेंस है उनके सोचने में। जो अलूरी सीतारमन राजू है वो महात्मा गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तारीफ तो करते थे, यानी उनकी मानता पर उनको काफ़ी विश्वास था, वो उनके पक्ष में थे। लेकिन बट एट द सेम टाइम ही असर्टेड दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स एंड नॉट नॉन वायलेंस। लेकिन इनका ऐसा मानना था अगर भारत कभी आज़ाद हो पाएगा तो वो सिर्फ अपने बल के उपयोग से ही आज़ाद हो पाएगा, यानी हिंसा से ही हम आज़ाद हो पाएंगे, ना कि अहिंसा से। लेकिन गांधी जी का मानना था कि हम अहिंसा से ही बिना लाठी उठाए आज़ाद होंगे। तो ये आप पर छोड़ता हूँ मैं कि इन दोनों में से सही कौन कह रहा है। द गोडाम रेबेल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशंस, अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड कैरिड ऑन गुरिल्ला वारफेयर फॉर अचीविंग स्वराज। उसके बाद क्या होता है, जो गोदाम में रेबल्स हो रहा था यानी विद्रोह हो रहा था, अटैक पुलिस स्टेशन, वहाँ के विद्रोहकारी लोगों ने पुलिस स्टेशन पर अटैक करना शुरू कर दिया। अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड कैरिड ऑन गुरिल्ला वारफेयर, उन्होंने जो गुरिल्ला मूवमेंट अपना चला रहे थे उसको आगे बढ़ाया, और कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे उनको भी उन्होंने तबाह कर दिया, मार दिया कुछ लोगों को। एंड वारफेयर फॉर अचीविंग स्वराज, ऐसा इसलिए किया, जो गुरिल्ला वारफेयर वो कर रहे थे वो ऐसा मान रहे थे कि ये हमारा स्वराज पाने के लिए है, क्योंकि इनका मानना था, क्योंकि इनका लीडर ही कह रहा था कि हम हिंसा से ही आज़ाद हो पाएंगे, तो इसलिए हिंसा कर रहे थे। राजू वाज कैप्चर्ड एंड एक्जीक्यूटेड इन 1924 इन 1924। जो राजू है वह कैप्चर्ड पकड़ ही गया और बेचारे को फांसी दे दी गई। बेचारे एक महान आत्मा तो है ही, इनको 1924 में फांसी पर लटका दिया गया। किस जुर्म में? शक्तिमान थे, इनको तो कुछ और नहीं था, फिर भी इनको फांसी हो गई। ठीक है। एंड ओवर बिकेम ए फोल्क हीरो, और वो बाद में वहाँ पर एक हीरो बन गए वहाँ के लोगों के लिए, उन्होंने इनको ही अपना मसीहा मान लिया। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबा टॉपिक था, मैं खुद थक गया हूँ। तो चलिए इससे नेक्स्ट वीडियो में आप इसको 5 मिनट से रिवाइज कर लीजिए, बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं पूछा जा सकता। और बस आप इसको खुद से रिवाइज करिए, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।